नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का अध्ययन जगत में स्वागत है। आज सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर के विषय में चर्चा करेंगे, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं आज की सामान्य अध्ययन की क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सा रसायन आम पकाने के प्रयोग में आता है? आम पकाने के प्रयोग में कौन सा रसायन प्रयोग में आता है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है और 4 विकल्प दिए हुए हैं आपके विकल्प हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम क्लोराइड। चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा आपका सही उत्तर है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम क्लोराइड। आम पकाने में कौन सा आपका रसायन जो है प्रयोग में आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों आपका, आम पकाने में जो प्रयोग में आता है आपका, वो विकल्प संख्या 3 आपका सही उत्तर है। कैल्शियम कार्बाइड जो है आम पकाने के प्रयोग में लाया जाता है। और कैल्शियम कार्बाइड जो होता है CaC2 जो है कैल्शियम कार्बाइड, यह जो ऐसा रसायन है जो फलों को पकाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आम जो है एक फल है और फलों को पकाने में इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड का, क्योंकि यह एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है। कौन सी गैस? एसिटिलीन। एसिटिलीन एसिटिलीन गैस जो है यह उत्पन्न करता है, और एसिटिलीन गैस जो है वो फलों को पकाती है। तो कच्चे फलों को इसको जो है पकाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? वह कौन सी ऐसी बीमारी है जो दूषित जल ग्रहण कर लेने से फैलती है, उसके विषय में बात की जा रही है। आपके विकल्प हैं एड्स, टाइफाइड, एनीमिया, टिटेनस। तो कौन सा वह जो है बीमारी है जो दूषित जल के ग्रहण कर लेने से या पी लेने से फैलती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया, टिटेनस। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मित्रों आपका, जो दूषित जल पीने से जो बीमारी होती है वो बीमारी आपकी टाइफाइड है। टाइफाइड जो है ऐसी बीमारी है जो जल के दूषित हो जाने से जो दूषित जल है उसको हम यदि ग्रहण कर लेते हैं, पी लेते हैं, तो यह जो है जो बीमारी है यह उत्पन्न हो जाती है। और ये जो बीमारी का जो वाहक होता है, टाइफाइड जो रोग है, वो साल्मोनेला टाइफोसा जो एक प्रकार का जीवाणु होता है, उसी से यह फैलता है। नाम है इसका साल्मोनेला साल्मोनेला टाइफोसा। साल्मोनेला साल्मोनेला टाइफोसा ये जीवाणु होता है एक प्रकार का। इस जीवाणु से जो है यह मतलब ये जो टाइफाइड है वह इस जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। और यह जो है इसे आँत का बुखार भी कहा जाता है। टाइफाइड जो रोग है इसको आँत का बुखार भी कहते हैं या काला जार भी कहते हैं। यह रोग दूषित जल पीने से फैलता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा टाइफाइड। विकल्प संख्या 2 आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 3। इसमें पूछा गया है, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? द्विबीजपत्री पौधे के विषय में पूछा गया है, कौन सा आपका द्विबीजपत्री पौधा है? विकल्प हैं आपके बांस, केला, गन्ना, सरसों। इन चारों विकल्पों में से कौन सा आपका सही उत्तर है? बांस, केला, गन्ना, सरसों। तो जो द्विबीजपत्री पौधा है वह आपका इनमें से जो है जो हो जाएगा सही उत्तर आपका, यह जो है सरसों आपका जो है द्विबीजपत्री पौधा है। सरसों क्या है आपका? द्विबीजपत्री पौधा है। द्विबीजपत्री पौधे से यह अभिप्राय यह है कि जिनके बीज में 2 पत्र या दल होते हैं, 2 पत्र या दल होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बीज है, वो जो है उसके 2 पत्र या दल होते हैं, तो उसको हम जो है द्विबीजपत्री पौधा कहते हैं। तो इसका जो सही विकल्प आपका सरसों है। सरसों के अलावा यह जो है चना जो होता है वह भी 2 द्विबीजपत्री पौधा आपका है। दालें हैं, दालों के जो पौधे होते हैं, सोयाबीन आदि, ये सब जो हैं द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। तो विकल्प संख्या 4 आपका सही उत्तर है सरसों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? पौधे जो है किसके द्वारा जो है जल को ग्रहण करते हैं? आपके विकल्प हैं जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, पैलिसेड। तो इन चारों में से जो है जो सही विकल्प है आपको चुनाव करना है। कौन सा आपका सही विकल्प है? उत्तर देना है आपको सही। जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम और पैलिसेड, इनमें से जो है वह कौन सा विकल्प है जिसके द्वारा जल का अधिग्रहण पौधे द्वारा किया जाता है? तो मित्रों इसका जो प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, जो सही उत्तर है वो पहला ही आपका विकल्प सही है। जाइलम जो है वह जो है जल ग्रहण करने में पौधे की सहायता करता है। जाइलम के द्वारा पौधे जो है जल को ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है, कौन सा साहित्य स्रोत जो है कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? इनमें से जो है जो 4 विकल्प दिए हैं आपको, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद,
इन चारों में से वेदों में से जो है प्रथम साहित्यिक स्रोत आपका कौन सा है? तो इन चारों विकल्पों में से जो आपका जो प्रथम साहित्यिक स्रोत है, तो सही विकल्प आपका हो जाएगा, पहला ही विकल्प सही है। ऋग्वेद जो है आपका, जो ऋग्वेद है ये प्रथम साहित्यिक स्रोत है। ऋग्वेद आपका प्रथम साहित्यिक स्रोत है और सबसे प्राचीनतम साहित्यिक ग्रंथ है। यह जो है इन वेदों में से, चारों वेदों में से सबसे प्राचीनतम जो है ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत है। विकल्प संख्या 1 आपका सही उत्तर है, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? वायुमंडल में 99% गैसों पर किन दो गैसों का विस्तार है? आपके विकल्प हैं ओजोन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, आर्गन एवं ओजोन। चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प बताना है। ओजोन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, आर्गन और ओजोन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो सबसे अधिक वायुमंडल पर जो जिन दो गैसों का विस्तार है, वह आपकी जो है विकल्प संख्या 2 आपका सही उत्तर है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है यह सही विकल्प है आपका। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस जो है, इनका जो है विस्तार वायुमंडल में 99% भाग पर लगभग पाया जाता है। और सर्वाधिक मात्रा की बात की जाए तो क्रमशः जो है नाइट्रोजन जो है, जो आपकी नाइट्रोजन है, यह नाइट्रोजन, इसका जो प्रतिशत की बात की जाए तो 78 पॉइंट समथिंग 78 पॉइंट जो है 03% जो है इसका विस्तार है। और दूसरी गैस आपकी जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, इसकी बात की जाए तो इसका जो प्रतिशत विस्तार है वो है 20.99%। 20.99% जो है इसका विस्तार है। नाइट्रोजन का आपका 78.03% और ऑक्सीजन का 20.99% जो है इसका विस्तार है वायुमंडल पर। इन दो गैसों का जो है अधिक विस्तार है। तो विकल्प संख्या 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है आपसे, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य बताना है आपको। आपके विकल्प हैं बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव उत्पन्न करना, सामाजिकरण को बढ़ावा देना या टीम भावना बढ़ाना बच्चों में। तो सही उत्तर बताना है आपको, कौन सा विकल्प आपका सही उत्तर है। तो पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का जो महत्व है वह आपका विकल्प के हिसाब से आपका हो जाएगा आपका जो है दूसरा विकल्प जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव बढ़ाना। छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव बढ़ाना जो है, अनुभव जो है, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य छात्रों को प्राकृतिक वातावरण के भिन्न भिन्न पहलुओं और पक्षों का प्रत्यक्ष अनुभव कराना है, जो है इसका मूल उद्देश्य होता है। तो यह आपका जो है विकल्प संख्या 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है, चलने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चलने वाले जो पशु होते हैं वह वनस्पति को कैसे बदल देते हैं? आपको इसका उत्तर देना है। आपके विकल्प हैं बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर चरना या रोग फैलाकर। इन चारों में से जो सही विकल्प बताना है आपको, कौन सा इसका सही उत्तर है। तो मित्रों, इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, जो चलने वाले जो पशु होते हैं यह जो है वनस्पति को जो कैसे बदलते हैं, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या 3, चुनकर चरना। चुनकर चरना जो है यह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। चरने वाले पशु जो है सभी प्रकार की जो वनस्पतियों को समान रूप से आपने देखा होगा कि नहीं चरते हैं। जब कोई चरने वाला जो है, वनस्पतियों को जो चरने वाले जो पशु होते हैं, वो सभी वनस्पतियों को आपने चरते समय गौर किया होगा कि वो समान रूप से नहीं चरते हैं, बल्कि अपनी मनपसंद की कुछ जो है विभिन्न जो वनस्पति होती है, उनकी जो मनपसंद वनस्पतियाँ होती हैं, उनको ही अधिक वह चुनना पसंद करते हैं, चरना पसंद करते हैं, जिससे वनस्पतियाँ धीरे-धीरे समाप्त हो जाती हैं। जिन वनस्पतियों को वह अधिक जो है प्रयोग करते हैं, वह धीरे-धीरे समाप्त हो जाती हैं और उनके स्थान पर दूसरी वनस्पतियों का जो है प्रादुर्भाव हो जाता है। नई वनस्पतियाँ जो है, दूसरी वनस्पतियाँ भिन्न प्रकार की वो जन्म ले लेती हैं। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, वो जो है वनस्पति को जो पशु जो है बदलते हैं कैसे? चुनकर चरना। ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? स्वस्थ अस्थियों के लिए, हड्डियों के लिए कौन सा जो है आपका विटामिन जो है इनमें से खनिज और विटामिन कौन सा आपका जो है इसमें विकल्प के हिसाब से सही है, कौन सा जो है आवश्यक है? तो आपके जो विकल्प हैं वो है पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई,
कैल्शियम एवं विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। ये जो है आपका विटामिन डी है, यह विटामिन डी। तो कौन सा जो है आपका विकल्प सही है, इसमें से बताना है आपको। पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। चारों विकल्पों में से आपको जो है सही विकल्प का चुनाव करना है कि स्वस्थ अस्थियों के लिए कौन सा इनमें से आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर जाएगा मित्रों, आपका जो है स्वस्थ अस्थियों के लिए जो आवश्यक है वो चौथा विकल्प आपका सही रहता है। चौथे विकल्प में बताया गया है कैल्शियम एवं विटामिन डी जो है आपकी स्वस्थ अस्थियों के लिए ये जो है आवश्यक होता है। और इसके स्रोत जो होते हैं, इसके स्रोत विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं इसके, जैसे सोयाबीन, तिल, साबुत अनाज, बादाम तथा दूध और दूध से बने जो उत्पाद होते हैं वह जो है अखरोट आदि जो है इसमें इसके स्रोत जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कैल्शियम और विटामिन डी में। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या 4 जो है कैल्शियम और विटामिन डी, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा है कि कौन सा जो है आपका हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा या माउंट धौलागिरी। इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर बताना है कि कौन सी जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, माउंट धौलागिरी। तो इन चारों विकल्पों में से जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वह आपकी जो है माउंट केटू। पहला विकल्प आपका सही है। माउंट केटू जो है यह आपका हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और प्रश्न का जो है सही उत्तर यही है। माउंट केटू भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, या इसको गार्डविन आस्टीन भी कहते हैं। इसका जो है दूसरा नाम है गार्डविन आस्टीन, गार्डविन गार्डविन आस्टीन। इसको गार्डविन आस्टीन भी कहते हैं। और जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है, ये जो है काराकोरम दर्रा जो है काराकोरम काराकोरम श्रेणी में यह जो है स्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात कर ली जाए तो इसकी जो ऊंचाई है वह है 8,611 मीटर। 8,611 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। तो विकल्प संख्या 1 जो है 10वें प्रश्न का माउंट केटू, यह जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, गार्डविन आस्टीन के नाम से जानी जाती है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का आज यही जो है समापन होता है। और आगे जो है आपसे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। तो आप जो है हमारे जो प्रश्नों का हमारा संग्रह है वह कैसा लगा आपको, आप अपने जो है सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे जो है हमें आगे के प्रश्नों के चुनाव में मदद मिले कि आपको कैसे प्रश्न चाहिए। उसी हिसाब से हम प्रश्नों का निर्माण करेंगे। और यह प्रश्न जो है विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं, अधिकतर जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न भी हैं और कुछ नए प्रश्नों को इसमें जोड़ा गया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।